हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर फोटोसिंथेसिस। हिंदी में कहें तो प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण नाम ऐसा है जिसके बारे में जीव विज्ञान का कोई विद्यार्थी अनजान नहीं है। इस शब्द के बारे में आपने कई जगह सुना होगा। अगर हम बात करें कि अभी नहीं तो एटलीस्ट जो छोटी क्लासेस हैं 9th-10th में भी, और बल्कि छोटी क्लासेस में भी हम इसके बारे में अक्सर सुनते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया भी जाता है। फिर जब हम दूसरे टॉपिक पढ़ते हैं, प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, तो जहां भी हम देखिए पौधों के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की बात आती ही है। फिजियोलॉजी का ये चैप्टर, इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, पौधों में ये कैसे होता है, कहाँ होता है, इसकी क्रिया विधि क्या है, ये सारी चीजें। आप यूँ समझिए कि देखिए इस पूरी पृथ्वी पर जो जीवन संभव हुआ है उसके कई कारण हैं, बट उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण है ये प्रकाश संश्लेषण। कई बार हम पढ़ते हैं कि पौधे ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी होते हैं, अपना कार्बनिक खाद्य खुद बनाते हैं। देखिए पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा सौर ऊर्जा के रूप में सूर्य से आती है। सूर्य सतत रूप से हमें ऊर्जा दे रहा है। बाकी भी कई और अकार्बनिक चीजें उपस्थित हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, सब है। लेकिन इन छोटी छोटी सरल अकार्बनिक चीजों को यूज करके और इनसे कार्बनिक खाद्य का निर्माण करना, उसमें भी जो ऊर्जा चाहिए। देखिए अगर किसी चीज का निर्माण करना है, संश्लेषण करना है, तो ऊर्जा चाहिएगी। ये ऊर्जा हम सोलर यानी कि सौर ऊर्जा से लेते हैं, और इससे सरल कार्बनिक खाद्य बनाना, ये क्षमता केवल और केवल हरे पौधों में पाई जाती है। ठीक है, पौधे इन सब छोटी छोटी सरल चीजों से, कार्बनिक चीजों से कार्बनिक खाद्य बनाते हैं, शर्करा बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जिसे हम बाद में स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। ये न केवल पौधे के काम आती है, पौधा तो इसको अपने लिए यूज करता ही है। ठीक है, पौधे ने क्या करा, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित कर लिया। अब ये रासायनिक ऊर्जा जो ग्लूकोज शर्करा के रूप में है, पौधे को जब जब आवश्यकता होगी ऊर्जा की, वो इस ग्लूकोज का विघटन करेगा श्वसन में, और उससे अपने आवश्यक ऊर्जा बनाता रहेगा। और न केवल पौधा अपने लिए कर रहा है ये काम, बल्कि ये पौधा अपने पूरे समस्त सजीव जगत का जीवन का आधार बनता है। ये प्रकाश संश्लेषण, यहाँ बना हुआ ये कार्बनिक खाद्य पौधों के साथ साथ अन्य जीवों के भी काम आता है। कई जीव जो शाकाहारी होते हैं वो सीधे ही पौधों को खा लेते हैं, और वो चीज जीवों के, जंतुओं के शरीर में चली जाती है, फिर वो इसका उपयोग करते हैं, और इसी तरह से ये फूड या खाद्य श्रृंखला में चलती रहती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाए तो पृथ्वी पर जीवन के आधार में से एक है, और ये सरल कार्बनिक पदार्थों से, सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक खाद्य का निर्माण करता है। ठीक है, तो भोजन निर्माण जिसको हम कह सकते हैं। और ये भोजन निर्माण वो नहीं जो हमारे घर के किचन में बन रहा है, हम वो जो बना रहे हैं वो तो कार्बनिक खाद्य ही है, जिसको इधर से उधर पलट रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। जो आधारभूत चीज है कि सरल वाटर ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, सूर्य का प्रकाश ले लिया और भोजन बना दिया, क्या हम बना सकते हैं? हम बना सकते हो तो बहुत ही बढ़िया होता। पानी पी करके धूप में खड़े हो जाते, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है ही, पानी हमने पी लिया, धूप से सूर्य की ऊर्जा आ रही है, भोजन बन जाता, पेट भर जाता। बट ऐसी क्षमता हमारे में यानी कि जंतुओं में नहीं है, ये सिर्फ पौधों में है। ठीक है, पौधे इसी क्षमता की वजह से स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं, और उसी से फिर पूरी खाद्य श्रृंखला शुरू होती है, और इस सजीव जगत में भोजन और ऊर्जा का संचरण होता है। हम इस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस की क्रियाविधि समझेंगे, क्या क्या अलग अलग प्रकार हैं, किस तरह से ये कार्य होता है, यही सब कुछ पढ़ेंगे। छोटे क्लासेस में इसके बारे में हमें कई सारी चीजें बताई जाती हैं, हम इसको थोड़ा विस्तृत रूप से इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर हम इस बात करें प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में नाम बड़ा स्पष्ट है, प्रकाश की मदद से होने वाला संश्लेषण, अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का क्या अर्थ है? फोटो का मतलब है लाइट, और सिंथेसिस का शाब्दिक अर्थ होता है अंग्रेजी में पुटिंग टुगेदर। पुटिंग टुगेदर का मतलब है निर्माण या संश्लेषण करना, यानी कि लाइट की मदद से, प्रकाश की मदद से संश्लेषण करना, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी एक सिंपल सी परिभाषा देखते हैं। प्रकाश की मदद से संश्लेषण, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश जैव रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, फोटोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि लाइट एनर्जी यूज हो रही है तो फोटो, और केमिकल एनर्जी बन रही है यानी कि केमिकल
फोटोकेमिकल प्रोसेस है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जिसमें पौधे के हरे भाग, विशेष रूप से ध्यान रखना, हरे भाग अकार्बनिक कच्चे पदार्थों से, कच्चे पदार्थ कौन कौन से? वाटर एवं CO2। पौधे के हरे भाग अकार्बनिक कच्चे पदार्थों से प्रकाश व वर्णकों की उपस्थिति में कार्बनिक खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो पौधे के हरे भाग जो है ये संश्लेषण करते हैं। ठीक, समझ में आई? मैंने सारी चीजें लिखने की कोशिश की है कि हरे भागों में सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि CO2 और H2O की मदद से वर्णकों और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक खाद्य का संश्लेषण होता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, शर्करा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन एक उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। मुख्य उत्पाद यहाँ कार्बोहाइड्रेट है, वो तो खैर निश्चित रूप से उपयोगी है ही, लेकिन साथ साथ में निकलने वाली ऑक्सीजन भी एक जो कि बाई प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है, ये भी हमारे लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जहां एक और जीवों के लिए, सजीव जगत के लिए कार्बनिक खाद्य मुहैया कराता है, वहीं साथ साथ में ये जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराता है। तो ये तो बड़ा ही उपयोगी हो गया, और इसके तो मुख्य उत्पाद और उप उत्पाद दोनों ही बहुत काम के हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये जो प्रकाश, वर्णकों की उपस्थिति, जो प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पर, जो सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, इस प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला कोई होना चाहिए। ये ग्रहण करता है वर्णक। वर्णक, अभी इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये वो केमिकल पदार्थ हैं जो लाइट एनर्जी को अवशोषित करते हैं। फिर इस एनर्जी से, वर्णकों द्वारा अवशोषित इस ऊर्जा का उपयोग अंततः रासायनिक ऊर्जा में बदलने में होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा बनती है, ग्लूकोज जो बनता है, तो उसमें जो बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बनाने में तो एनर्जी चाहिए। तो वही एनर्जी बेसिकली सोलर एनर्जी से हम ले रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से, और सरल पदार्थों से कार्बनिक खाद्य बनता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्योंकि ऊर्जा ले रहा है, सूर्य की ऊर्जा ली, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऊर्जा ग्रहण की जा रही है। ठीक है, और खाद्य बन रहा है, तो संश्लेषण भी हो रहा है। हमारी सजीव जगत या कोशिकाओं में दो ही प्रकार के कार्य होते हैं, निर्माणकारी कार्य एनाबॉलिक प्रोसेस, और विघटनकारी कार्य कैटाबॉलिक प्रोसेस। सुना होगा आपने। तो फोटोसिंथेसिस किस में आया? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर रहे हैं, मतलब ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। और आमतौर पर जब आप संश्लेषण करते हो तो आपको ऊर्जा की जरूरत, निर्माणकारी कार्यों में ऊर्जा चाहिए। जब आप किसी को तोड़ोगे, विघटन करोगे, बॉन्ड तोड़ोगे, तो ऊर्जा मुक्त होगी, लेकिन संश्लेषण करोगे तो ऊर्जा लगेगी। तो ये ऊर्जा ग्रहण करता है, वो प्रकाश ऊर्जा है। और अब देखिए, प्रकृति ने खाद्य निर्माण के इस पूरे कार्य को कितना स्वतंत्र रखा है। ये अपनी ऊर्जा के लिए सूर्य पर निर्भर है, और सूर्य से आने वाली ऊर्जा, ऊर्जा का एक अनंत स्रोत कह सकते हो, जहां से कभी कोई मना नहीं हो रहा है, हमेशा ही आ रही है, रोज आ रही है। यूं नहीं कि सूर्य जी नाराज हो गए तो आज भाई अब प्रकाश आना बंद, ऊर्जा बंद, जी नहीं। ये एक अनंत स्रोत है, हमेशा आएगा। इसलिए ये जो प्रोसेस है, जिस ऊर्जा पर ये निर्भर करता है, ये ऊर्जा हमेशा मिलेगी। ठीक है, आप देखिए, हमने कुल मिलाकर के एक संक्षिप्त में लिखा है कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसका निष्कर्ष देखिए, संश्लेषण हो रहा है, एनाबॉलिक है। ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, एंडरगोनिक है। एंडरगोनिक का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा उपयोग। ऊर्जा उपयोग करने वाले कार्य को हम एंडरगोनिक कहेंगे, और जहां ऊर्जा मुक्त होगी वो एक्सर्गोनिक होता है। ये हम आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और साथ में ऑक्सीडो रिडक्शन, या और सरल भाषा में कहें तो रेडॉक्स, मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों काम होगा। अभी बताते हैं कैसे और कहाँ। मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, रेडॉक्स प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस है, ऊर्जा उपयोग कर रहा है, और संश्लेषणात्मक कार्य है, यानी कि एनाबॉलिक कार्य है। तो पौधे के हरे भागों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थ शर्करा का निर्माण करना, यही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यह फोटोसिंथेसिस पृथ्वी पर कार्बनिक खाद्य का मुख्य स्रोत है। यहीं से शुरुआत होती है। पौधा अपने लिए भी इसको यूज करता है, और फिर ये पौधे से जंतुओं तक भी खाद्य के रूप में आगे से आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, और जो हमारे शरीर में काम करने के लिए जो रासायनिक ऊर्जा हमें चाहिए, वो ऊर्जा यहीं से आएगी। हमने सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, या केमिकल एनर्जी में। ये फोटोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो एक आधारभूत डेफिनेशन हो गई। अगर हम ऊर्जा के संदर्भ में बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जो कि सारे जैविक कार्यों में उपयोग की जाती है। यहाँ पर सोलर एनर्जी
जो एक तरह से रेडिएंट एनर्जी कह सकते हो, सोलर रेडिएशन आ रही है तो वो एक तरह की विकिरणें हैं, वो एक तरह का फिजिकल प्रोसेस हो गया, फिजिकल एनर्जी है ये, और उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तभी तो ये फिजिको केमिकल प्रोसेस हुआ। ठीक है, फिजिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, सोलर एनर्जी को हम रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी में बदल रहे हैं, और ये केमिकल एनर्जी फिर हमारे सारे जैविक कार्यों को निपटाने में काम आती है। हम पूरे प्रोसेस को एक साधारण सी इक्वेशन में दर्शा सकते हैं। इस इक्वेशन के बारे में ज्यादा डिटेल तो जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसके साथ साथ भी आएगा, लेकिन पूरे फोटोसिंथेसिस को एक बैलेंस्ड इक्वेशन में अगर हम दर्शाएं तो इसकी जो अभिक्रिया रहेगी, आप देखिए 6CO2 + 12H2O प्रकाश और पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी कि शर्करा बनती है, ग्लूकोज, और 6H2 और 6O2 मुक्त हो जाता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की एक बैलेंस्ड इक्वेशन कही जाती है। आप यहाँ गौर से देखिए, इस इक्वेशन में बड़ी खास बात है, कुछ चीजें तो हम यही समझ लेते हैं, बाकी तो खैर इस इक्वेशन के बारे में पूरा मैकेनिज्म आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, कुल मिलाकर एक मॉलिक्यूल शर्करा का बना, C6H12O6 ग्लूकोज होता है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बना है, लेकिन इसके लिए 6 मॉलिक्यूल CO2 के और 12 मॉलिक्यूल H2O के लिए, और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बना, साथ में 6 मॉलिक्यूल वाटर और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकले। लेकिन यहाँ पर आप गौर करने वाली बात देखिए कि यहाँ हम 12 H2O ले रहे हैं, 6 H2O वापस निकाल रहे हैं। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बाद में सही करके दी गई है, नहीं तो पहले पुरानी इक्वेशन आज भी कहीं पुरानी किताबों में मिल जाएगी, जिसमें होता था 6CO2 + 6H2O और 6H12O6 और 6O2, यहाँ 6H2 नहीं होता था। वैसे भी अगर आप मैथमेटिकली देखें, आप इधर 12H2O ले रहे हो, उधर 6H2O निकल रहे हैं, तो कुल मिलाकर 6 ही तो यूज हुए। हम यहाँ डायरेक्ट 6H2O लिख लें, और शुरुआत में जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन दी गई वो ऐसी दी गई। लेकिन हमें बाद में मालूम चला कि ये इक्वेशन सही नहीं है। हमें पता चला कि जो यहाँ ऑक्सीजन मुक्त होती है, एक और बात बता दूं मैं कि यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट ये कार्बोहाइड्रेट है, ये जो शर्करा है, जितनी महत्वपूर्ण ये उत्पाद है, उतना ही महत्वपूर्ण ये ऑक्सीजन भी है, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है। और बाद में वैज्ञानिक दृष्टि से ये सिद्ध भी हुआ, हम आगे प्रूव करके बताएंगे, ये आपको एक्सपेरिमेंट भी बताया जाएगा कि यहाँ फोटोसिंथेसिस में निकलने वाली ऑक्सीजन दरअसल वाटर से आती है। काफी समय तक ये माना गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन आती है। ठीक है, लेकिन बाद में ये प्रूव हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन या CO2 की जो O2 है इसमें, वो ये ऑक्सीजन के रूप में नहीं निकल सकती, और ये वाटर है, H2O की ऑक्सीजन निकलती है। ये तो खैर अभी आप आगे आपको बताएंगे इस चीज को प्रूव करके भी। ये तो क्या पूरी इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस इतना बड़ा प्रोसेस है कि वाटर का उपयोग अलग जगह हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग जगह काम है, वो तो हमने पूरी इक्वेशन को एक साथ लिखा है निष्कर्ष। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो वाटर ऑक्सीजन निकलती है, ये ऑक्सीजन वाटर से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। अब आप देखिए, अगर हमें ये 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकालने, कितने एटम हो गए? 12 एटम हो गए, 6 × 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ 6 H2O लिखूंगा तो क्या 6 ऑक्सीजन निकल आएगी? नहीं, इसलिए यहाँ हमें 12 H2O करना पड़ता है। 12 H2O करने पर ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए? 12। और यहाँ देखिए, ये 12 H2, पूरी की पूरी ऑक्सीजन निश्चित रूप से सिर्फ वाटर से आएगी। और इसी वजह से ये ध्यान देने वाली बात है कि ये ऑक्सीजन जो है यूं के यूं किससे निकल के आई? ये वाटर से आई। ठीक है, और इसीलिए हमें इसको 12 H2O करना पड़ेगा, तब हम यहां पर ये 6O2 निकाल पाएंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं 6CO2, ये अब देखो कौन सी चीज कहां कहां काम आ रही है। हम अगर देखते जाएं इसको, तो ये जो 6CO2 है, ये आ गई 6C6। समझ में आ गई बात? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है, ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये आपको 2 जगह काम आती हुई दिख रही है। एक तो ये शर्करा में, और दूसरी इस वाटर के अंदर। कितने हैं देखो, 12 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, 6 यहाँ आ गए और 6 यहाँ आ गए। ओके, कार्बन सारे के सारे शर्करा में चले गए। अब आप देखिए, इधर वाटर का जो भाग बचा हुआ है, वाटर का जो H2 बचे हुए हैं, कितने? 12 × 2 24। अब ये सारे के सारे कहाँ लगे? आप देखिए, इसको भी देखते हैं। तो ये जो लगता है, ये लगा एक तो इस जगह पर, मतलब ग्लूकोज में, और वाटर जो निकला उसमें। इस तरह से हर चीज का
क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। या महत्वपूर्ण बात यही है कि जो मुक्त होने वाली ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वाटर से आती है, और इसीलिए हमें यहाँ 12H2O लेंगे, तब हम इसको वाटर से ये ऑक्सीजन निकाल पाएंगे। और इस तरह से एक एक चीज कहाँ कहाँ, कौन सी चीज कहाँ यूज हुई, ये हमने बताया। तो एक तो इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, 6CO2 12H2O ही लेने पड़ेंगे। वाटर से ही ऑक्सीजन निकलती है, इस बात को भी हम प्रूव करेंगे, आगे बताएंगे इसके कैसे प्रूव किया गया। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, देखो इस पूरे प्रोसेस में एक बड़ी खास बात देखिए, इसके अंदर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का शर्करा में अपचयन हुआ, इसका हुआ रिडक्शन। इसका क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, और यहां जो वाटर था, वाटर जो था, इसका यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, रेडॉक्स प्रोसेस है। ठीक है, तो ये वाटर यहां पर ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब इसने क्या, हाइड्रोजन लॉस किए। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ, इसने हाइड्रोजन रिसीव किए। हाइड्रोजन लेना रिडक्शन होता है, तो आप देखिए CO2 में अब यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया इसके साथ में, इसने हाइड्रोजन रिसीव किया, इसका रिडक्शन हुआ। यहां से तो और बल्कि क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग निकल गया, और वाटर जो ये H2 इधर काम आ गए, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है शर्करा में, और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो ये एक रेडॉक्स प्रोसेस है, जिसके अंदर ऑक्सीजन वाटर के ऑक्सीकरण से निकलती है, ये पूरी की पूरी। आज हम और आगे बताएंगे आपको, इसमें लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन होती है। तो वाटर से ऑक्सीजन का निकलने का प्रोसेस अलग है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन का प्रोसेस अलग है। ये तो हम पूरे फोटोसिंथेसिस को जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो ये इक्वेशन बनती है। ये सब कुछ एक साथ नहीं हो रहा है, ये दो अलग अलग हिस्सों में होता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, अभी बताएंगे आगे। समझ में आगे बात, तो कौन सी चीज कहां से आई और किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया दो कारणों से। पहला, इसने पूरी यहाँ पर देखें तो सजीव जगत के लिए एक तरह से उसने कार्बनिक खाद्य भोजन उपलब्ध कराया, और दूसरा उन्होंने ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। अगर आपसे फोटोसिंथेसिस का महत्व पूछे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो शुरुआत में ही इसकी परिभाषा के साथ साथ इसका महत्व दिया गया है। तो महत्व यही है कि ये समस्त सजीव जगत के लिए कार्बनिक खाद्य मुहैया कराता है, और साथ में ये ऑक्सीजन का भी स्रोत है, ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराता है, जो आगे श्वसन में काम आती है। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंस में आता है। बाकी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी चीजें चाहिए हमारे को, कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है, जल तो खैर चाहिए ही चाहिए, इसके साथ साथ में प्रकाश, लाइट ऊर्जा, और पर्णहरित क्लोरोफिल भी होना चाहिए। और हमें छोटी क्लासेस में इवन ऐसे कुछ प्रयोग बताए गए हैं, जिससे कि ये साबित करने की कोशिश की गई, हम ये चीज साबित करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्रकाश ऊर्जा, लाइट भी जरूरी है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, और हरे भागों में ये काम होता है। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट द्वारा ये दर्शाया जाता है। एनसीईआरटी में जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो शुरू में एक दो एक्सपेरिमेंट से ये बताने की कोशिश की गई है, और ये छोटी क्लासेस में कराए भी जाते हैं, तो वो यहाँ आपको थोड़ा रिकॉल भी कराया गया। पहले तो फोटोसिंथेसिस का अगर महत्व देखें तो फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या हुई, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक खाद्य का निर्माण किया जाता है, तथा पृथ्वी पर यह जीवन का आधार होता है। क्लियर बात है, और ये दो कारणों से महत्वपूर्ण है। वही मैंने कहा, भोजन का प्राथमिक स्रोत यही है, ये ऑक्सीजन मुक्त करता है, जो जीवों के श्वसन में काम आती है। ये दो इसके इंपॉर्टेंस है, इस वजह से ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। अब शुरुआत कहाँ से हुई, हम ये भी ध्यान रखें कि जो आज फोटोसिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी मुक्त हो रही है, यानी कि इसको कहते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। आप जब मोनेरा पढ़ते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, मोनेरा से जहां सजीवों के जगत की शुरुआत होती है, पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा। तो आप देखिए मोनेरा के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती। ठीक है, एक तरह से वो कीमोसिंथेसिस, या यूं कहें बिना ऑक्सीजन, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। जिस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है, वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की शुरुआत सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया में हुई, जिन्हें हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया ने ऐसा फोटोसिंथेसिस यहां से शुरू हुआ जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होने लगी, और ये ज्यादा उपयोगी था।
इससे पहले कुछ बैक्टीरिया आएंगे, आगे बताएंगे भी सही, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये भी फोटोसिंथेसिस करके लाइट एनर्जी यूज करके कार्बन खाद्य बनाते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं निकालते क्योंकि ये वाटर यूज नहीं करते। जो फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज करेगा, वाटर एक तरह से यहाँ क्या है, वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन प्रदान कर रहा है, प्रोटॉन डोनर, H+ डोनर है ये, और अगर ये H+ डोनर वाटर है तो ऑक्सीजन मुक्त होगी, क्योंकि फिर ऑक्सीजन फ्री होगी H2O में से, H2 हमने हाइड्रोजन तो यूज कर ली। लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर वाटर की जगह कुछ और हाइड्रोजन डोनर यूज होते हैं, इसलिए फिर वहां ऑक्सीजन नहीं निकलती। ठीक है, ऑक्सीजन तब निकलेगी जब वाटर यूज होगा, और ये चीज वास्तविक ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण साइनोबैक्टीरिया में शुरू हुआ। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया इनसे पहले आते हैं जो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती। जिस फोटोसिंथेसिस जो पौधों में पाया जाता है, इसकी शुरुआत साइनोबैक्टीरिया से हुई थी। ठीक है, और आज पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद कई और शैवाल, फिर बड़े स्थलीय पौधे और जितने भी हरे पौधे हैं सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब एक और अध्ययन के आधार पर देखा गया कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है, तो परिणाम बड़े आश्चर्यजनक थे। हमें लगता है ये इतने बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हमारे चारों ओर वनों में पाए जाते हैं यही करते होंगे, जी नहीं जनाब। सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस शैवालों द्वारा होता है, और वो भी महासागरों में मिलने वाली और थोड़ी बहुत स्वच्छ जल वाली। एक अनुमान के अनुसार और अध्ययन के अनुसार देखा गया कि पृथ्वी पर होने वाले कुल फोटोसिंथेसिस का 90% समुद्रों में और स्वच्छ जल में मिलने वाली शैवालों से होता है, और जो ये बड़े बड़े स्थलीय पौधे हैं ये तो 10% काम कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन ये पृथ्वी का 75% भाग महासागरों से घिरा है, और इन महासागरों में बहुत छोटे छोटे शैवालें हैं, एक कोशिकी भी हैं, बहुकोशिकी भी हैं, और बहुत सारी फाइटोप्लैंक्टन से लेकर कई सारे, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये वाकई में जो पूरी पृथ्वी को जो ऊर्जा ट्रैप करने का काम है सबसे ज्यादा ये करते हैं। ठीक है, विश्व का लगभग 90% प्रकाश संश्लेषण शैवालों द्वारा किया जाता है, जो मुख्यतः समुद्र और स्वच्छ जल में पाई जाती है। स्थलीय पौधे इसका मतलब 10% का काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ पौधे ऐसे हैं, वैसे तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण उनका एक लगभग ऐसा लक्षण है जो सभी पौधों में मिलता है, सारे पौधे करते हैं, लेकिन अपवाद तो हर जगह है बायोलॉजी में। तो यहाँ भी कुछ ऐसे पौधे हैं अपवाद स्वरूप जो है पौधे, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करते। और फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे मतलब हरे रंग के भी नहीं, जी हाँ, ये हरे रंग के नहीं होते। कुछ ऐसे परजीवी पौधे मिले हैं, पर पौधे भी परजीवी होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। वो खुद हरे रंग के नहीं है, खुद प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, दूसरे पौधों पर परजीवी रहते हैं, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो कुछ परजीवी पौधे हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, अन्यथा सारे ही पौधे करते हैं। एक बड़ा कॉमन उदाहरण है, अमरबेल का नाम सुना होगा आपने, कसखट्टा। ये पौधा है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करता। इसकी पहचान भी आसान, आप देखना कभी कभी पूरे बड़े बड़े वृक्षों में, पौधों में पतले पतले पीले रंग के धागे चलते हैं। पूरा पौधा, बड़े बड़ा पेड़ पीले रंग के धागों से ढक जाता है। ये जो पीले पीले धागे हैं जो एक पौधे से दूसरे पौधे में चलता जाता है, हमें लगता है ये क्या चीज है। ये पीले रंग का जो धागा होता है ये दरअसल एक दूसरा पौधा है, और ये परजीवी पौधा, इसको अमरबेल के अमर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मरता नहीं है। ये क्या करता है, एक पौधे से फिर पास वाले पौधे को भी, उसके पास वाले सब पे परजीवी रहता, चलता जाता, ये खत्म नहीं होता। और ये परजीवी है, जो बड़े बड़े पौधों पर परजीवी है, वो पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये उनसे अवशोषण करके भोजन प्राप्त करता है। तो कुछ ऐसे अमरबेल जैसे परजीवी पौधे, या फिर कवक, तो हम वैसे भी जानते हैं कवक वगैरह, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। जंतुओं में तो खैर होता ही नहीं है, कहने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ में एक ऐसा जीव और भी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रख लें, यूग्लिना प्रोटिस्टा में आपने नाम सुना होगा। यूग्लिना को कई बार हम पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। यूग्लिना में कई लक्षण पौधों जैसे भी हैं तो कई लक्षण जंतुओं जैसे भी हैं। यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करता है जैसे कि अन्य पौधे करते हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर पोषण और कई और कामों में ये जंतुओं जैसा भी है। तो सही मायने में यूग्लिना एक प्रकाश संश्लेषी जीव है जिसे पौधे और जंतुओं के मध्य की कड़ी माना जाता है। तो ये तो छोटी छोटी सामान्य ज्ञान की बातें हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। वैसे मैंने कोई बहुत नई चीजें नहीं बताई हैं, ये चीजें हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि फोटोसिंथेसिस की सही इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है, जिसमें हमें 12 H2O लेने रहेंगे, जिससे हम ये दर्शा पाते हैं कि निकलने वाली सारी ऑक्सीजन वाटर से आती है। ठीक है,
तो इसीलिए फिर 12H2 लेकर के इधर हम वापस 6H2 उत्पन्न करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, शर्करा बनती है। वाटर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। एक तरह से वाटर यहाँ पर प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीजन देने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, सॉरी हाइड्रोजन दे रहा है, तो हाइड्रोजन देना यानी कि ऑक्सीडेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हाइड्रोजन ले करके ग्लूकोज बना रहा है, तो इसका रिडक्शन हुआ, अपचयन हुआ, है ना। अब आपको मैं जो बता रहा था, जब आप एनसीईआरटी में थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एनसीईआरटी में छोटी क्लासेस में करवाए जाने वाले 2 प्रयोगों के बारे में बताया है, जिसमें यह साबित करने की और यह बताने की कोशिश की गई है कि फोटोसिंथेसिस में सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्लोरोफिल जरूरी है, जो हमने इक्वेशन में भी बताया। तो छोटे छोटे प्रयोगों द्वारा ये बताने की कोशिश की गई है कि सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। मैं 2 प्रयोग बता रहा हूं आपको। मैंने प्रयोग का डिटेल थ्योरी तो लिखी है, लेकिन आप इसको पहले सीधे साधे डायग्राम से समझिए। यहाँ पर एक ऐसा पौधा लिया जाता है जिसकी पत्तियां वेराइगेटेड यानी कि चितकबरी होती, वेरीगेटेड लीव। आप इसको डायग्राम से समझिए, फिर हम इस थ्योरी पर आते हैं। देखिए ये डायग्राम बना रखा है, इससे ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये एक पौधा लिया जिसमें ये पत्तियां हैं और ये वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड का अर्थ क्या है? यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी पत्तियां जिनमें चितकबरी पत्तियां होती है, तो ये तो इसका हरा भाग है, इसके अंदर क्या हरा भाग भी मिलता है ये, और बीच बीच में जहां हरा भाग नहीं है ये पीला होता है। तो हरा और पीला भाग और चितकबरी पत्तियां कहते हैं वेरीगेटेड। आप देखिए कई पौधों में ऐसी होती है, पूरी पत्ती हरी नहीं होती, हरे हरे चकते होते हैं, बीच में पीला सफेद सा भाग होता है। ये पीला सफेद भाग जो है यहाँ पर दरअसल क्या है? हरा भाग हरा क्यों है? क्लोरोफिल की वजह से। और जो पीला भाग है वहां पर हरित लवक नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, और जो हरा भाग है वहीं पर ही होता है। ठीक है, ऐसी चितकबरी पत्तियों वाला पौधा लिया गया। अब क्या करा गया? इनकी कुछ पत्तियों को एक काले कागज से ढक दिया गया। अच्छा, इससे पहले क्या करते हैं कि इस पौधे की पत्तियों में स्टार्च समाप्त करते हैं, डी स्टार्च। डी स्टार्च मतलब स्टार्च खत्म करना। वो कैसे करना होता है? इसको थोड़ी देर के लिए इस पौधे को अंधेरे में रख दिया। अंधेरे में रख दिया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो पौधा क्या करेगा? जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो पौधा अपना संचित खाद्य उपयोग करता है। तो वो क्या करेगा? जो स्टार्च उसका संचित खाद्य वो उपयोग करेगा, स्टार्च खत्म हो जाएगा। तो कुछ घंटों के लिए, कुछ देर के लिए इस पौधे को हम अंधेरे में रख देते हैं। अंधेरे में रख करके इसको डी स्टार्च किया गया। डी स्टार्च का मतलब है स्टार्च खत्म किया गया, ताकि इन पत्तियों में पहले से कोई स्टार्च रहे नहीं। समझ गए? अब इसके बाद क्या किया? इसकी मान लो जैसे 2 पत्तियां, एक पत्ती को हमने काले कागज से पूरा अच्छे से ढक दिया और दूसरी पत्ती को खुला रहने दिया और उसको धूप में ले जाकर रख दिया। करना कुछ नहीं, पहले अंधेरे में रख करके स्टार्च समाप्त किया गया। अब एक पत्ती को काले कागज से, ये देखो ये जो बना रखा है, ये ब्लैक पेपर से कवर किया गया। लाइट इस पे भी गिर रही है लेकिन काला कागज लगा रखा है, इस पे कुछ नहीं है, इस पे भी गिर रही है। ठीक है, कुछ देर ये रखा गया एज सच। उसके बाद इसमें स्टार्च की उपस्थिति का आयोडीन टेस्ट किया गया। आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च है या नहीं है, इसके लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं। और अगर स्टार्च है तो आयोडीन के साथ मिलकर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जो नीले रंग का दिखता है। ठीक है, और नहीं होगा तो नहीं दिखेगा नीला रंग। अब हमने इसमें आयोडीन टेस्ट किया, तो जिस पत्ती पर काला पेपर रखा गया था उस पर जब आयोडीन डाला गया तो उसमें कोई नीला रंग विकसित नहीं हुआ, जैसी पत्ती थी वैसी है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर स्टार्च नहीं है। स्टार्च नहीं है क्यों? क्योंकि काले पेपर से ढका था तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ठीक है, तो स्टार्च नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस अनुपस्थित नहीं हुआ। ठीक है, और जो दूसरी पत्ती थी जो खुली थी, जब इस पर आयोडीन टेस्ट किया गया तो बड़ी मजे की बात देखिए, ये पत्ती पूरी नीले रंग की नहीं हुई। इसके जो हरे भाग थे, मैंने कहा चकतों के रूप में मिलते हैं, तो जहां जहां हरा भाग था वो नीला दिखाई दे रहा है और जो पीला भाग था वो वैसा ही पीला ही। अर्थात स्टार्च बना लेकिन सिर्फ कहां बना? हरे भाग में बना। तो यहां देखो, इसमें हरे भागों के अंदर नीला रंग आ रहा है और स्टार्च उपस्थित है, मतलब यहां पर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस यहां पर हुआ, लेकिन पूरी पत्ती में नहीं, जहां हरा भाग था वहीं हुआ। इस प्रयोग से हमें 2 बातें पता चली। पहली चीज कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। देख लो,
काले पेपर से कवर करने का मतलब क्या हुआ, ये लाइट नहीं पहुंची इसकी, ब्लैक पेपर ने रोक दी। तो अगर लाइट नहीं मिल रही है फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, अगर लाइट मिल रही है तो भी फोटोसिंथेसिस सिर्फ वही होगा जो हरा भाग है, अर्थात जहां हरित लवक है, जहां क्लोरोफिल है। जो हरे भाग नहीं है वहां नहीं होगा। यह प्रयोग हमें यह साबित करके दिखाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट आवश्यक है और हरे भागों में ही यह कार्य होता है। क्लोरोफिल भी जरूरी है। बहुत साधारण सा प्रयोग है, छोटी क्लासेस में करवाया भी जाता है, स्कूलों में भी कराया जाता है। तो ये एक्चुअल में हमारी एनसीईआरटी सिर्फ ये बताना आपको याद दिलाती है कि पिछली क्लासेस में हमने ऐसे छोटे छोटे प्रयोग किए हैं। इस पूरी बातचीत को हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी लिख लिया ताकि आप चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये। ठीक है, वेरीगेटेड चितकबरी वाले पौधों की कुछ पत्तियों पर काला कागज लपेटा गया और इस पौधे को सूर्य के प्रकाश में रख दिया गया। तो सूर्य के प्रकाश में रख दिया गया, कुछ समय बाद काला कागज लिपटी पत्ती और सामान्य खुली चितकबरी पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का आयोडीन टेस्ट किया गया। तो अब क्या रहा, जिस पर काला कागज लपेटा गया वह पत्ती स्टार्च की उपस्थिति का नेगेटिव टेस्ट देती है। ठीक है, जो ये दर्शाता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ क्योंकि काले कागज से इसे प्रकाश नहीं मिला। समझिए, जबकि सामान्य चितकबरी पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का टेस्ट किया गया तो उसके केवल हरे भाग स्टार्च की उपस्थिति का पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, पीले भाग फिर नेगेटिव टेस्ट देते हैं। पीले भाग में भी नहीं आएगा नीला रंग। मतलब यह दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण केवल हरे भागों में ही होता है, हरे भागों में ही होता है और प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। ये दो चीजें इस छोटे से प्रयोग से हमें समझ में आती है। ठीक है, तो ये दो चीज सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल आवश्यक है, ये तो दिख रहा है। एक और प्रयोग हमें यहाँ पर दिखाया गया जो ये बताता है कि CO2 भी जरूरी है और इस प्रयोग को मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। वैज्ञानिक का नाम है मोल, उन्होंने ये तरीका बताया था। तो एक और प्रयोग जिसके बारे में हमें एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा दे रखा है, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसको भी जरा पहले डायग्राम से समझिए फिर इस थ्योरी पर आते हैं। ये प्रयोग क्या दर्शाता है, देखो इसमें एक सामान्य, ये पर चितकबरी पत्ती नहीं, सामान्य हरी पत्ती है, ये ली गई और इसको भी अंधेरे में रख करके इसका स्टार्च समाप्त किया गया, इसको डी स्टार्च किया गया जैसे पहले किया था। समझ गए। अब उसके बाद में इस पत्ती को कुछ इस तरह से सेट किया गया, एक बोतल ली गई ग्लास की या परख नली कह सकते हो, और उसको इस पत्ती में फंसाया गया कुछ इस तरह से कि आधी पत्ती जो है इसकी खुली रहे और आधी पत्ती जो है इसके अंदर, आधी पत्ती जो है इस बोतल के अंदर आ जाए, ऐसे समझ। अब देखो ये आधी पत्ती तो बोतल के अंदर है, आधी ये बाहर है। ठीक है, इस तरह से। और इस बोतल के अंदर KOH से भीगी हुई एक कॉटन, KOH तो भी जानते हो, ठीक है, KOH से भीगी हुई एक कॉटन ले ली, कॉटन के अंदर अच्छा खासा KOH लगा लिया, सॉल्यूशन है, और वो इस बोतल के अंदर रखा हुआ पहले से। और ये बोतल हमने इसमें पहना दी और आधी पत्ती को उसको अच्छे से बंद कर दिया। अच्छा, बोतल कोई काले रंग की नहीं है, पारदर्शी बोतल है। अब आप देखो सूर्य का प्रकाश जो गिर रहा है वो बोतल के अंदर वाले हिस्से में भी गिर रहा है, बाहर वाले हिस्से पत्ती का जो भाग बोतल के अंदर उस पर भी गिर रहा है और इस पे भी गिर रहा है, प्रकाश पूरा मिल रहा है। बस ये किया है कि पत्ती का आधा भाग ग्लास की बोतल के अंदर फिक्स कर लिया जिसके अंदर KOH से भरी हुई एक रुई कॉटन रखी हुई और आधा भाग सामान्य रूप से खुला है। KOH क्या करता है, देखो ये KOH जो है ये क्या करता है, बोतल में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है, बोतल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अवशोषित कर लेता है। KOH क्या करता है, ये रिएक्शन कर लेता है CO2 के साथ, ठीक है, अवशोषित कर लेता है इस कॉटन में उपस्थित KOH। तो अगर ये KOH से भीगी हुई ये कॉटन रखी है तो बोतल के अंदर की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को इसने अवशोषित कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड खत्म। समझ गए। हमने इसको पूरा सूर्य के प्रकाश में रखा काफी देर, अब हमने इसको बोतल को हटाया और फिर इसका अब हमने आयोडीन टेस्ट किया स्टार्च की उपस्थिति के लिए। तो बड़े आश्चर्य की और मजे की बात देखिए कि पत्ती का आधा भाग, जो आधा भाग बोतल से बाहर था उसमें नीला रंग आया और ये स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है, और जो आधा भाग बोतल के अंदर था उसमें कोई नीला रंग नहीं आया या स्टार्च नहीं था। पहले हमने स्टार्च तो पूरी पत्ती में से खत्म कर दिया, फिर आधी को बोतल में रख करके यहाँ रखा, तो हमने देखा कि जो हिस्सा बोतल के बाहर था उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ, उसमें स्टार्च बना, तो स्टार्च की उपस्थिति आ रही। मतलब इस हिस्से में क्या हुआ, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हुआ है
और स्टार्च अनुपस्थित है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। अब ऐसी क्या बात रही, आखिर क्यों फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ? वैज्ञानिक मोल ने ये चीज बताई कि भाई इस बोतल के अंदर बंद करने से हुआ क्या, क्या नहीं मिला। देखिए, प्रकाश बराबर मिल रहा था, पौधे के पूरी पत्ती हरे रंग की है तो क्लोरोफिल भी है, प्रकाश भी मिल रहा है, लेकिन KOH ने क्या करा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सोख ली, तो इस बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। ये परिणाम हमें बताता है कि अगर पौधे में क्लोरोफिल भी है, उसे बराबर प्रकाश भी मिल रहा है, तो भी वो पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा अगर उसे कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले। अर्थात जितना जरूरी यहाँ प्रकाश और पर्णहरित क्लोरोफिल है, उतना ही जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड भी है। आप देखिए, यहाँ स्टार्च का नेगेटिव टेस्ट आने का मतलब है इस हिस्से में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो ये मॉब हाफ लीफ, इसको हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं, आधी पत्ती अंदर आधी पत्ती बाहर। ये हमें ये दर्शाता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। ये वही डिटेल हमने लिख रखी है कि पौधे की एक पत्ती का आधा भाग KOH युक्त टेस्ट ट्यूब में बंद कर दिया जाता है, जबकि आधा भाग खुला रखा जाता है, और टेस्ट ट्यूब में उपस्थित KOH क्या करता है, KOH ऑक्सीजन सारी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है। ठीक है, कुछ समय बाद पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का टेस्ट किया गया, तो जो भाग टेस्ट ट्यूब के अंदर था वह स्टार्च की उपस्थिति का नेगेटिव टेस्ट देता है, जबकि बाहर वाला भाग पॉजिटिव टेस्ट देता है। अर्थात टेस्ट ट्यूब के अंदर वाले पत्ती के भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ क्योंकि वहां ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, और इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। तो ये दो छोटे छोटे प्रयोग जो आमतौर पर छोटी कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं, क्लास में कराए भी जाते हैं, जो ये साबित करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी जरूरी है, क्लोरोफिल की उपस्थिति भी जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। और इसीलिए हमने इसकी परिभाषा में लिखा था कि पौधे के हरे भागों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो ये पूरा जो पार्ट था फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस क्या है, उसकी जनरल इक्वेशन, जिसके अंदर हमने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया कि हमने वाटर को 12 मॉलिक्यूल लिए हैं ताकि हम ये बता पाए कि पूरी जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो वाटर से होती है। अभी मैं सिर्फ कह रहा हूं, लेकिन ये चीज कैसे सिद्ध हुई है वो भी आगे आएगा। ठीक है, और किस तरह से बिना CO2 के या बिना लाइट के या बिना हरे भागों के फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ये हमने इन दो छोटे छोटे प्रयोगों में भी देखा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि फोटोसिंथेसिस क्या है और उसकी क्या महत्ता है। अब हम फोटोसिंथेसिस की कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस काफी जटिल और काफी लंबा प्रोसेस है, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि इसकी खोज एक ही दिन में हो गई होगी। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे खोजा गया, उसके विभिन्न चीजें कैसे हमें एक एक करके पता चली, ये एक लंबा इतिहास है। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम हैं, हम इनमें से 3-4 मुख्य वैज्ञानिकों के नाम का जिक्र करेंगे जिनके बारे में NCERT ने भी हमें बताया है। तो फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं कि कैसे इसके बारे में हमें चीजें पता चली, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लेते हैं स्टीफन हेल्स का। स्टीफन हेल्स 1727। अब देखिए कितनी पुरानी बात है, 1727, 18वीं शताब्दी की। स्टीफन हेल्स को वैसे भी प्लांट फिजियोलॉजी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, और न केवल फोटोसिंथेसिस बल्कि फिजियोलॉजी के अन्य कई भागों में भी इन्होंने अपना काम किया है। स्टीफन हेल्स ने कुछ पौधों के अध्ययन के दौरान ये ज्ञात किया कि पौधों में जो है किस तरह से वृद्धि हो रही है, कैसे पौधे अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, ये कुछ छोटी छोटी चीजें और बड़ी आरंभिक चीजें उन्होंने देखी। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया कि एक छोटा सा पौधा उन्होंने गमले में लगाया। लगाने से पहले उसने पौधे का वजन ले लिया कि कितना ग्राम का जो भी पौधा है, और जिस गमले में लगाया उसमें जो मिट्टी थी उसका भी वजन ले लिया गया। पौधा उगा दिया गया और उसको आराम से बढ़ने दिया गया। ठीक है, कुछ समय बाद या यूं कहें कुछ वर्ष बाद पौधा काफी बड़ा हो गया। अब उन्होंने उस पौधे को उखाड़ा और पौधे का वजन लिया, तो पौधा जो कुछ ग्राम का था अब कई किलो का हो गया, और जो मिट्टी थी उनका भी वजन लिया गया। तो उन्होंने देखा, बड़ा आश्चर्य की बात, कि पौधे में जहां कई गुना वृद्धि हो गई, वहीं मिट्टी में कुछ ग्राम की कमी आई। मिट्टी को जब उन्होंने तोला तो मृदा में बहुत ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन पौधा कई गुना बढ़ चुका था।
तब उन्होंने देखा कि आखिर पौधा जो है इतना बड़ा कैसे हुआ। मृदा से तो इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ लिया नहीं, तब पौधा किसके संपर्क में और था ये सोचा गया। तो संपर्क दो ही चीज का नजर आ रहा था, एक तो हवा के संपर्क में है और दूसरा प्रकाश में भी है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अपना एक शुरुआती आकलन दिया स्टीफन हेल्स ने कि कहीं ना कहीं पौधा जो है अपना भोजन निर्माण या यूं कहें फोटोसिंथेसिस, इसमें वायु यानी कि हवा और प्रकाश का इस्तेमाल करता है। मृदा का रोल बहुत कम है क्योंकि मृदा में ज्यादा अंतर उन्होंने देखा नहीं। ठीक है, स्टीफन हेल्स ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु एवं प्रकाश आवश्यक है। ठीक है, इनको हम प्रकाश संश्लेषण के खोजकर्ता, डिस्कवरर ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं, और बाकी इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। तो स्टीफन हेल्स ने बहुत शुरुआती दौर पर सबसे पहले ये आकलन किया कि फोटोसिंथेसिस के लिए वायु यानी कि एयर की जरूरत होती है और साथ में लाइट की भी जरूरत होती है। ये तो खैर बहुत शुरुआती चीजें थी। इसके कुछ समय बाद में एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट आता है जोसेफ प्रिस्टले का। जोसेफ प्रिस्टले के बारे में मैं एनसीईआरटी में विद डायग्राम उनका एक्सपेरिमेंट, और बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट दिया है। 1772 की बात है। जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने सर्वप्रथम अपने प्रयोग द्वारा ये बताया कि पौधे अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। ठीक है, अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं, और उन्होंने अशुद्ध वायु शुद्ध वायु के लिए कुछ अपने नाम भी दिए थे, फ्लोजिस्टोन एंड डीफ्लोजिस्टोन। खैर वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले इनका एक्सपेरिमेंट देखें। इनके एक्सपेरिमेंट को बेल जार एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि पौधे जो हैं प्रकाश की उपस्थिति में अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। इन्होंने चूहे, मोमबत्ती और पुदीना के पौधे से एक बेल जार प्रयोग किया। पहले हम इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखिए, इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में ही समझाता हूँ। देखिए, उन्होंने क्या किया, एक बेल जार के अंदर एक मोमबत्ती लगा दी और एक चूहे को रख दिया गया। ठीक है, और इस बेल जार ढक दिया गया ऊपर से। अब कुछ समय बाद उन्होंने देखा, कुछ देर तक तो चूहा जीवित रहा, मोमबत्ती भी जलती रही, लेकिन कुछ समय बाद चूहा की भी डेथ हो गई, ये मर गया और मोमबत्ती भी बुझ गई। तो ये जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस बेलजार के अंदर चूहे और मोमबत्ती के अलावा तीसरी क्या चीज थी और ये मरे क्यों। तब उन्होंने देखा कि तीसरी चीज के अंदर एक ही थी और वो थी एयर, हवा थी। तो कहीं ना कहीं, और इतना हम जानते थे कि हवा हम भी श्वसन में लेते ही हैं, तो उन्होंने यही देखा कि कहीं ना कहीं ये जो चूहा है और ये मोमबत्ती है, ये इस बेलजार के अंदर उपस्थित हवा को अशुद्ध कर रहे हैं। श्वसन तो कर ही रहे होंगे। ठीक है, चूहा भी श्वसन कर रहा है और मोमबत्ती जल रही है, तो कंबेंशन में, दहन में भी ऑक्सीजन काम आती है, तो आज हम जानते हैं। तो इन्होंने उस समय क्या निष्कर्ष निकाला कि चूहे ने और मोमबत्ती ने, ठीक है, इस बेलजार के अंदर उपस्थित हवा को अशुद्ध कर दिया, और जब सारी हवा अशुद्ध हो गई तो उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब उन्होंने और भी कई तरह के हिट एंड ट्रायल एक्सपेरिमेंट किए। तो एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि चूहे और मोमबत्ती के साथ एक छोटा सा पुदीने का पौधा रख दिया। ठीक है, ये जो पौधा रखा गया ये मिंट पौधा है। मिंट मतलब पुदीना। ठीक है, पुदीने का एक छोटा सा पौधा भी रख दिया। अब इसके पीछे उनकी क्या सोच है, मतलब उन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किया, कभी कुछ रखा कभी कुछ रखा, इस तरह से। तो एक बार उन्होंने पौधा भी रख दिया। हमसे उसी की बात करता। अब उन्होंने देखा कि जब इन दोनों के साथ पौधे को रख दिया जाता है तो काफी देर बाद भी यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। ठीक है, मोमबत्ती भी जलती रहती है, चूहा भी जीवित है और पौधा भी बना हुआ है। ठीक है, उन्होंने देखा कि अगर हम केवल चूहे और मोमबत्ती को रखते हैं तो चूहा मर भी जाता है, मोमबत्ती भी बुझ जाती है, लेकिन अगर उनको छोटे से पुदीने के पौधे के साथ रखें तो यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती और सब जीवित रहते हैं। यहाँ उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब ये दोनों अकेले थे तो हमने कहा कि ये वायु को अशुद्ध कर रहे हैं, और इसीलिए अंततः जब सारी वायु अशुद्ध हो गई थी मर गए। अब जब पौधा रखने के बाद नहीं मरे तो इससे क्या पता चल रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो अशुद्ध कर रहे हैं वायु को, मोमबत्ती और चूहा। पौधा साथ में रखा तब जीवित है, इसका मतलब पौधा कहीं ना कहीं इस अशुद्ध वायु को वापस क्या कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। ठीक है, अशुद्ध वायु को शुद्ध कर रहा है, और इसीलिए इनका आपस का सामंजस्य बैठ गया कि ये दोनों जो है वायु को अशुद्ध कर रहे हैं तो पौधा वापस उसको शुद्ध कर रहा है, और इसीलिए ये सब जीवित रहे। यहाँ पर शुद्ध वायु की कमी नहीं आई, पौधा वापस उसको शुद्ध कर देता है। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट से
उन्होंने एक चीज बताई कि पौधे अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। इन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसको फ्लोजिस्टोन डिफ्लोजिस्टोन नाम दिया, शुद्ध वायु को। खैर वो नाम का कोई बहुत महत्व नहीं है, लेकिन अपन एक्सपेरिमेंट जरूर ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर छोटी छोटी बातें आती हैं। वैसे एक जनरल कॉमन सेंस की बात है। कई लोग ये पूछ लेते हैं कि साहब पौधा मिंट का ही क्यों लिया गया, तो ऐसा कोई बहुत विशेष कारण नहीं है। पौधा कोई सा भी लिया जा सकता था। मिंट का पौधा छोटा सा होता है और हो सकता है उनके पास उस समय मिंट पौधा ही उपलब्ध हो छोटा सा, तो वो रख लिया। और यहाँ मिंट के कोई महत्व नहीं है, आप दूसरा भी पौधा रख सकते हो। ठीक है, और ये एक छोटा सा बड़ा प्रसिद्ध इनका बेल जार एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। फिर इन्होंने इसमें जब आगे और अध्ययन किया तो फिर इन्होंने शुद्ध वायु की खोज करी और शुद्ध वायु में इन्होंने फिर ऑक्सीजन की खोज करी। ठीक है, 1776 में जोसेफ प्रिस्टले ने फिर ऑक्सीजन की भी खोज करी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण खोज। तो प्रिस्टले की यह एक्सपेरिमेंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हम निष्कर्ष अगर देखें तो उन्होंने ये कहा कि ये अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं और इन्होंने प्रकाश संश्लेषण में गैस के आदान प्रदान होने का संकेत दिया। तो इन्होंने पहली बार ये कहा कि फोटोसिंथेसिस में गैसियस एक्सचेंज, गैस का आदान प्रदान होता है, तथा इन्होंने ऑक्सीजन की भी खोज की 1774 में। तो प्रिस्टले का ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग। और आप देखिए ये कितने पुरानी बातें हैं, 1727, 1772, ये मतलब 18वीं शताब्दी की बात है, बहुत पुरानी बात है। बहुत ज्यादा बायोलॉजी और तकनीकी विज्ञान इतना ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने आरंभिक चीजें बताई हैं। ठीक है, स्टीफन हेल्स, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज करी। ठीक है, तो ये शुरुआती एक्सपेरिमेंट रहे। हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि पौधा अपना भोजन निर्माण में, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, क्या क्या वायु का भी इस्तेमाल कर रहा है, प्रकाश का भी इस्तेमाल कर रहा है, और भी आगे प्रयोगों में ये चीजें सिद्ध हुई। साथ में वो गैसीय विनिमय कर रहा है, शुद्ध वायु को शुद्ध भी कर रहा है। इस तरह से देखिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में छोटी छोटी जानकारियां दी और ये सभी इकट्ठी होकर के ही बाद में पूरा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म बनता है। ठीक है, तो प्रिस्टले का ये एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब उसके बाद में आगे चलते हैं, एक और वैज्ञानिक का जिक्र करते हैं, वो है जियान आइंजनहाउस। आइंजनहाउस 1779, मतलब ये प्रिस्टले के लगभग साथ साथ के वैज्ञानिक थे। और आइंजनहाउस बिल्कुल नाम थोड़ा अजीब है, आइंजनहाउस ने प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाया। अब इन्होंने क्या किया, प्रिस्टले ने क्या किया था कि वे बेलजार के अंदर मोमबत्ती रखी, चूहा रखा, थोड़ी देर में वो मर गए। फिर बेलजार में साथ में पौधा भी रख दिया तो तीनों जीवित रहे। अब आइंजनहाउस ने इसमें एक कदम और आगे बढ़ाया कि उन्होंने वही बेलजार लिया, उसमें पौधा लिया गया, चूहा, मोमबत्ती सब लिया। अब इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए, एक बार इसको अंधेरे में रखा और एक बार इसको उजाले में यानी कि लाइट में रखा। ये सारा एक्सपेरिमेंट जो प्रिस्टले का था उन्होंने अंधेरे में भी रखा और उजाले में भी रखा। अब उन्होंने देखा जब वो अंधेरे में रखते हैं ये चीज, तो यहाँ फिर चूहे की मृत्यु हो गई, मोमबत्ती बुझ गई, पौधा भी मुरझा सा गया। बड़ा आश्चर्य हुआ ये चीज। लेकिन जब प्रकाश में रखा गया तो बिल्कुल चूहा जीवित रहा, मोमबत्ती भी जीवित चलती रही, सब कुछ सही रहा। अच्छा, प्रिस्टले ने तो सारा कार्य प्रकाश में ही किया था। इन्होंने जो है प्रकाश और अप्रकाश स्थिति यानी कि अंधेरे का उपयोग किया। अब यहां इन्होंने एक और चीज बताई और इन्होंने प्रिस्टले की बात में एक बात और जोड़ी कि पौधे अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। और इन्होंने बेलजार एक्सपेरिमेंट से एक तो ये चीज बताई, अर्थात पौधे केवल प्रकाश की उपस्थिति में अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। कहीं ना कहीं हम फोटोसिंथेसिस की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं अंधेरे में, लेकिन ये काम नहीं हो पाता, ये सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो एक बात तो आइंजनहाउस ने ये बताई, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात उन्होंने क्या करी, अब इन्होंने ये देखा कि अगर ये अशुद्ध वायु को शुद्ध कर रहे हैं, उधर प्रिस्टले ऑक्सीजन की खोज भी कर चुके हैं, तो आखिर ये शुद्ध वायु पौधा कैसे बनाता है, कहां से बनाता है। तो इन्होंने एक प्रयोग और किया। एक इन्होंने जलीय पौधा लिया, हाइड्रीला पौधा जो है, एक जलीय पौधा हाइड्रीला लिया गया। और हाइड्रीला पौधे में इन्होंने इसको इस तरह से पानी के एक बीकर के अंदर इस हाइड्रीला पौधे को रख दिया। ये जो पौधा है ये है हाइड्रीला का पौधा। हाइड्रीला एक जलीय पौधा है। ठीक है, इसकी जड़ें हैं छोटी सी और ये बाकी जलीय पौधा है। इस हाइड्रीला के पौधे को ऊपर एक उल्टी फनल से कवर कर लिया। ठीक है, फनल से कवर करा और इसको रख दिया लाइट में, प्रकाश में रख दिया, धूप में रख दिया। इन्होंने देखा थोड़ी देर बाद जब इन्होंने गौर से देखा तो इस हाइड्रीला पौधे के पत्तियों और जो हरा भाग था इसके पास छोटे 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 ये हवा की बुलबुले दिखाई दी, लेकिन केवल हरे भाग के पास ही दिखाई दिए।
ये जो जड़ें, जो हरा भाग नहीं था उसके पास नहीं दिखाई दी। हाइड्रिला के जलीय पौधे के साथ जब उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि पौधा जो है केवल अपने हरे भागों से ये अशुद्ध वायु को शुद्ध करता है, या यूं कहें ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, और जो हरे भाग नहीं है वहां से उत्पन्न नहीं होती है। हवा के ये बुलबुले सिर्फ हरे भागों के पास दिखाई दिए, ठीक है। और ये जो बुलबुले थे, ये जो सारे मैंने बना रखे देखो, ये जो है ये एक्चुअल में ऑक्सीजन के बुलबुले हैं। इस बात को उन्होंने फिर प्रूव भी किया, ऑक्सीजन की खोज हो चुकी थी प्रिस्टले द्वारा। और इन्होंने देखिए ये ऑक्सीजन इधर से निकलेगी, ऑक्सीजन चेक करना बड़ा आसान है, जलने में मदद करती है। तो इस फनल के सामने जब उन्होंने माचिस की तीली लगाई तो क्योंकि इधर से ऑक्सीजन निकल रही थी तो वो एकदम तेजी से जली। अगर कोई और गैस होती तो शायद बुझ भी जाती, लेकिन तेजी से जलने का मतलब ये ऑक्सीजन ही थी। और ऑक्सीजन के ये बुलबुले सिर्फ उनके हरे भागों के पास दिखाई दिए, इधर जो हरा भाग नहीं था वहां नहीं दिखाई दिए। तो यहां उन्होंने एक चीज और बताई कि पौधे जो है अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन की उत्पत्ति जो कर रहे हैं ये केवल हरे भागों द्वारा ही होता है, जो हरे भाग नहीं है उनसे ये कार्य नहीं होता। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि इन्होंने हाइड्रिला या जलीय पौधा ही क्यों लिया। देखिए, अगर हमें ये चेक करना है कि कौन सी हवा या ऑक्सीजन निकल रही, कहां से निकल रही, क्या है, तो जल के अंदर करेंगे तो बुलबुलों के रूप में दिख तो जाएगी। अगर कोई स्थलीय पौधा लोगे तो हवा में मिक्स हो जाएगी, पता कैसे चलेगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने जलीय पौधे और इस उल्टी फनल को रख करके इस तरह से एक प्रयोग किया। तो ये भी बताया कि पौधे हरे भागों द्वारा ये कार्य करते हैं। तो इस तरह से अगर मैं एंजनहाउस की बात करूं, ये दोनों एक्सपेरिमेंट ध्यान रखना, ये तो मैंने निष्कर्ष लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का और हरे रंग का महत्व बताया। तो इन्होंने बताया कि जो है लाइट भी इंपॉर्टेंट है और हरे रंग का भी महत्व है। इन्होंने जलीय पौधे पर कार्य किया और देखा कि सूर्य के प्रकाश में हरे भागों के आसपास ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं, जबकि अंधेरे में नहीं बनते हैं। और इस तरह से उन्होंने बताया कि पौधे ऑक्सीजन केवल प्रकाश की उपस्थिति में और हरे भागों से ही मुक्त करते हैं, ठीक है। तो जो अशुद्ध वायु से शुद्ध वायु बन रहे, मतलब वही ऑक्सीजन जो उत्पन्न करे, तो प्रकाश की उपस्थिति, और ये भी बात उनको फिर हाइड्रिला में देखा गया, केवल हरे भागों के पास दिखाई दिया। तो एंजनहाउस ने बताया कि पौधों प्रकाश संश्लेषण केवल प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है और हरे भागों द्वारा ही होता है। तो एक एक करके इंफॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी होती जा रही है। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आते हैं, जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स ने क्या बताया कि अब इन्होंने उत्पाद की बात करी, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, प्रकाश की भी उपस्थिति हो गई, ऑक्सीजन भी शुद्ध बना रहा है, ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है, हरे भागों द्वारा ही हो रहा है, सब कुछ। इन्होंने कहा कि पौधा जो है इस पूरी प्रक्रिया द्वारा बनाता क्या है। तो इन्होंने उत्पाद की बात करी। सबसे पहले इन्होंने बताया कि पौधे के हरे भागों में ही ग्लूकोज का निर्माण होता है और फिर ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। तो हरे भागों में ही ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है, हरे भागों में ही प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और हरे भागों में ही अंततः फिर ग्लूकोज बनता है जो इकट्ठा होने के साथ स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि हरे रंग का पदार्थ, जिसे कि आज हम क्लोरोफिल कहते हैं, पादप कोशिकाओं में विशिष्ट संरचनाओं में पाया जाता है। इन्होंने थोड़ा सा ये भी बताया कि हरे रंग का पदार्थ आखिर क्या है, और ये हरे रंग का पदार्थ जो है कुछ विशिष्ट संरचनाओं में पाया जाता है। ये पदार्थ क्लोरोफिल और ये संरचना क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक कहलाती है। ये नामकरण भले बाद में होंगे, लेकिन जूलियस वॉन सैक्स का कहना था कि प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप पौधे के हरे भागों में ग्लूकोज का निर्माण होता है और ये ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, इसके साथ साथ ये हरा पदार्थ जो है ये विशिष्ट संरचनाओं में पाया जाता है। ये संरचनाएं हरित लवक है और ये हरा पदार्थ क्लोरोफिल है। ठीक है, इस तरह से कुछ ये शुरुआती खोज हुई। आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात करें तो अगला एक्सपेरिमेंट आता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट है एंजलमैन का। एंजलमैन ने क्या किया, देखिए एंजलमैन का थोड़ा सा थीम अलग थी। एंजलमैन 1843 से 1990 तक, यहां तक आते आते प्रकाश संश्लेषण के बारे में बेसिक बातें हमें पता चल चुकी थी। अब एंजलमैन ये जानना चाह रहे थे कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये तय था, अब ये कंफर्म हो चुका था। उन्होंने ये देखा कि सूर्य का प्रकाश जो है, जिसको हम व्हाइट लाइट कहते हैं, ये दरअसल 7 रंगों की लाइट से विजिबल स्पेक्ट्रम है, तो इसमें तो विभिन्न वेवलेंथ की लाइट है। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि पूरा सूर्य का प्रकाश जब पौधे पे गिरता है तो इसके अंदर प्रकाश का दृश्य क्षेत्र भी अगर लेते हैं तो आखिर कौन सी लाइट में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से हो रहा है,
किस में नहीं हो रहा है, क्या सभी में हो रहा है। वो ये जानना चाहते थे कि अगर हम इस श्वेत प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के आधार पर, रंगों के आधार पर इनके लाइट को बांट दें, तो हम ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन से तरंगदैर्घ्य या कौन से रंग की लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, किस में कम होता है, या सब में बराबर होता है। तो वो आधारभूत रूप से ये जानना चाह रहे थे कि एक वर्णीय प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसको हम कहते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है। तो इन्होंने क्या करा, देखिए बड़ा आसान सा इनका एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने एक शैवाल का तंतु लिया, क्लेडोफोरा शैवाल। क्लेडोफोरा एक ग्रीन एल्गी है, हरित शैवाल है। क्लेडोफोरा कई जगह बुक्स में स्पाइरो वगैरह भी लिखा हुआ है। इन्होंने कांच की एक स्लाइड में एक शैवाल का एक तंतु ले लिया, ठीक है। इधर हम ये जानते हैं कि सफेद प्रकाश को जब एक प्रिज्म से गुजारते हैं, निकोल प्रिज्म के, वो प्रिज्म से जब गुजारते हैं तो प्रिज्म उसको 7 रंगों में विभक्त कर देता है। प्रिज्म से जब लाइट निकालो तो बिल्कुल सतरंगी लाइट हमें दिखाई देती है। अब उन्होंने क्या किया, स्लाइड पर रखा क्लेडोफोरा का तंतु, ठीक है, और प्रिज्म रख करके और श्वेत लाइट को प्रिज्म से उस तंतु के ऊपर कुछ इस तरह से गिराएगी कि वो बिल्कुल स्प्लिट होके गिरी, ठीक है। अब इन्होंने इसमें, देखो मैं आपको उसको डायग्राम से भी समझाता चलूं, तो ये देखो डायग्राम। अब देखो इन्होंने ये कांच की स्लाइड पर, ग्लास स्लाइड पर क्लेडोफोरा का एक तंतु ले लिया। क्लेडोफोरा भी हो सकता है, और कभी अगर मान लो क्वेश्चन में क्लेडोफोरा ना हो तो स्पाइरो वगैरह हो सकता है, पूछे जाते हैं इन पर क्वेश्चन, ठीक है। अब इन्होंने देखो ये श्वेत लाइट, बीच में प्रिज्म रखा और इस प्रिज्म से इन्होंने लाइट को स्प्लिट कर दिया। तो देखिए क्लेडोफोरा के तंतु पर अलग अलग रंगों की लाइट गिर रही है। यहाँ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड वेबजोर होता है। 7 रंगों की ये लाइट अलग हो गई, अब इसके तंतु पर गिर रही। तो इस हिस्से को वायलेट लाइट मिल रही है, इसको इंडिगो, इसको ब्लू मिल रही है, इसको ग्रीन। इस तरह से क्लेडोफोरा के तंतु की इन कोशिकाओं को अलग अलग रंगों की लाइट मिल रही। अब यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब वो जानना चाह रहे थे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ कैसा हो रहा है। अब फोटोसिंथेसिस कोई आंखों से थोड़ी दिखेगा। फोटोसिंथेसिस में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक उप उत्पाद के रूप में निकलता है, ये बात ये भी जानते थे। तो इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि भाई कहाँ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, या कैसा हो रहा है। इसका हम पता ऑक्सीजन कितनी निकल रही है उससे लगा सकते हैं। ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही होगी तो ज्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कम निकल रही होगी तो कम होगा। ऑक्सीजन कैसे कोई देखेंगे थोड़ी आंखों से। इन्होंने ऑक्सीजन का पता लगाने के लिए क्या उपयोग किए, वायवीय जीवाणु, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया की खास बात ये होती है क्योंकि इनको अपने शोषण के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन ढूंढते, और जहां ऑक्सीजन अच्छी मिल रही होती है वहीं पर ये ज्यादा मिलेंगे आपको। बिना ऑक्सीजन वाली स्थिति में जी नहीं पाएंगे। अब देखो क्लेडोफोरा का तंतु फोटोसिंथेसिस कर रहा, मतलब ऑक्सीजन मुक्त कर रहा है। हो सकता है कहीं ज्यादा और कहीं कम, लेकिन ऑक्सीजन मुक्त तो कर रहा है। अब इन्होंने ऑक्सीजन कहां, कैसे और कितनी निकल रही है ये जानने के लिए इसी तंतु के साथ उन्होंने वायवीय जीवाणु डाल दिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि ये जीवाणु कुछ विशिष्ट जगहों पर ज्यादा इकट्ठे पाए गए। उन्होंने देखा कि शुरुआती क्षेत्र वायलेट से ब्लू वाला जो रीजन है, बैंगनी नीला क्षेत्र, यहां कई सारे ये वायवीय जीवाणु मिले, और उसके बाद लास्ट में जहां लाल प्रकाश आ रहा था वहां मिले, और ये हरा और ये जो बीच का प्रकाश था यहां बहुत कम मिले। इस तरह से उनको दिखाई दिया कि वायवीय जीवाणु 2 ढेर में दिखाई दिए। पहला ढेर उनको दिखाई दिया बैंगनी नीले क्षेत्र में, और दूसरा ढेर उनको दिखाई दिया लाल क्षेत्र में। बाकी लाइटों में वायवीय जीवाणु कम दिखे, बहुत कम दिखे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब वायलेट ब्लू लाइट जो है, यहाँ अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस हो रहा है और अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन निकल रही है, और इसीलिए जो ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ मिल रही है तो वायवीय जीवाणु ज्यादातर यहाँ इकट्ठे हुए। फिर इसके बाद में लाल क्षेत्र में भी अच्छी खासी ऑक्सीजन निकल रही है, जब लाल लाइट गिर रही है यहाँ भी अच्छा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो यहाँ भी वायवीय जीवाणु का समूह मिला है। बाकी जगह ऑक्सीजन यानी कि फोटोसिंथेसिस बहुत कम गति से हो रहा है, ऑक्सीजन कम निकल रही है, तो बैक्टीरिया कम है। तो इन बैक्टीरिया, वायवीय जीवाणु की उपस्थिति के आधार पर उन्होंने ये पता लगाया कि एक श्वेत प्रकाश को जब हम 7 भागों में उसके रंगों में बांट देते हैं, अब एक वर्णीय प्रकाश, तो ये देखने को मिलता है कि बैंगनी नीला और लाल प्रकाश फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे उपयुक्त है, और यहाँ से अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसलिए अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन निकल रही, ठीक है। इस तरह से एंगलमैन वो पहले व्यक्ति रहे
जिन्होंने फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम बताया, क्रिया स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम वैसे मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब एक कार्य के आधार पर किया गया एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फोटोसिंथेसिस कहां ज्यादा हुआ, कहां कम हुआ, उसके आधार पर एक एक्शन स्पेक्ट्रम बना है। तो ये उनका एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखिएगा। और एंजलमैन का पूरा कुल मिलाकर काम निष्कर्ष रूप से अगर हम देखें तो क्या रहा, इन्होंने क्लेडोफोरा शैवाल पर कार्य किया और प्रकाश को प्रिज्म से अलग अलग रंगों में विभक्त किया गया, ठीक है, और उनको क्लेडोफोरा शैवाल पर गिराया गया तथा साथ में इन्होंने वायवीय जीवाणु भी रख लिए जो ऑक्सीजन उत्पत्ति स्थल की पहचान कर लेते हैं। अब इन्होंने क्या देखा कि वायवीय जीवाणु नीले व लाल प्रकाश वाले हिस्से में अधिक एकत्रित हुए, अर्थात नीले और लाल प्रकाश में अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न हुई और निष्कर्ष ये रहा कि नीले और लाल प्रकाश में अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। और इस तरह से एंजलमैन ने प्रकाश संश्लेषण का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम तैयार किया। बाकी एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में ज्यादा डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो एंजलमैन का एक काम ध्यान रखना, कौन से शैवाल पर काम किया, क्लेडोफोरा पर। वायवीय जीवाणु से उन्होंने ऑक्सीजन कहां कितनी बन रही है इसका पता लगाया और एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया, ठीक है। तो ये था एंजलमैन का प्रयोग। इससे हमें और भी कई जानकारी मिली फोटोसिंथेसिस को लेकर। आगे चलें तो अगला नाम आता है कॉर्नेलियस वॉन नील का। वॉन नील ने भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन दी है। वॉन नील 1897 से 1985, ईयर ध्यान रखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किस वैज्ञानिक ने काम किया वो है। मैं जिन वैज्ञानिकों का आपको नाम बता रहा हूं ये वही नाम है जिनका जिक्र एनसीईआरटी में है। बाकी फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री में तो और भी कई लोगों के नाम है। ये मेन 4-5 नाम हैं जिन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें दी है। अब वॉन नील ने देखो क्या किया। वॉन नील वास्तव में प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं पर काम कर रहे थे। मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि पहली बार ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण साइनोबैक्टीरिया से शुरू हुआ। साइनोबैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस है वहां से शुरुआत होती है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकल रही। बाकी साइनोबैक्टीरिया से पहले भी कुछ जीवाणु हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते। और मैंने आपको परिभाषा में शुरू में भी बताया था कि ऑक्सीजन मुक्त तभी होती है जब हाइड्रोजन डोनर वाटर हो, जल उपयोग में लाया जा रहा। क्योंकि देखिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके कार्बोहाइड्रेट बनाना है, तो अपचयन करने तो क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मिलाओगे तभी तो बनेगा। और हाइड्रोजन डोनर कौन है? अब हाइड्रोजन डोनर अगर वाटर होता है तो ऑक्सीजन मुक्त होती है। यही बात वॉन नील ने बताई कि इन्होंने, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से निकलती है वो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि वो वाटर से निकलती है। ये शुरुआत यहां से। वॉन नील ने सर्वप्रथम हमें यह बताया कि ऑक्सीजन, जो कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन, दरअसल वाटर से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। शुरू में ये मान लिया गया था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड से आती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जल से आती है। ये उन्होंने अंदाजा कैसे लगाया? ये काम कर रहे थे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। उनके फोटोसिंथेसिस में वाटर तो काम ही नहीं आता, वहां पर हाइड्रोजन डोनर के रूप में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड काम आता है। और उन बैक्टीरिया की देखो इक्वेशन क्या बनती है। इन्होंने पर्पल व ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया और देखा कि एक उपयुक्त ऑक्सीकारक यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित कर देते हैं। मतलब एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो हाइड्रोजन देता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, हाइड्रोजन देगा। तो एक उपयुक्त ऑक्सीकारक यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में यह ऑक्सीकारक यौगिक होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। और उन्होंने इक्वेशन ऐसे दी 6CO2 एंड 12H2S, इससे C6H12O6 बना, 12S एलिमेंटल सल्फर प्राप्त हुआ वापस और 6H2। ये इक्वेशन उनको बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस की मिली। अब यहां देखिए ये जो H2S का जो S था यही पूरा अलग से निकल के आया यहां, ठीक है। और बाकी ये हाइड्रोजन इसके अपचयन में काम आ गया तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना और बाकी वाटर मॉलिक्यूल निकल आया। ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। जब वॉन नील ने यह अध्ययन किया तब इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई इन बैक्टीरिया में तो ऑक्सीकारक यौगिक या हाइड्रोजन डोनर तो हाइड्रोजन सल्फाइड है,
और वो हाइड्रोजन देता है अपचयन के लिए और सल्फर जो है अलग निकल आता है। अब जो उच्च पौधे हैं, साइनोबैक्टीरिया से लेकर आगे के जो पौधे हैं, वो H2S की जगह पर H2O यूज करते हैं। हाइड्रोजन डोनर ऑक्सीकारक यौगिक के रूप में वाटर यूज करते हैं। मैंने आपको इक्वेशन में बताया था वाटर का ऑक्सीकरण होता है। अब क्योंकि ये वाटर यूज कर रहे हैं तो जैसे यहाँ H2S से ये S अलग हुआ तो वहां H2O से O अलग हो जाएगा और जो ऑक्सीजन मुक्त हो रही है वो दरअसल वाटर की है। इन्होंने तुलनात्मक रूप से ये चीज बताई, बहुत डायरेक्ट एविडेंस नहीं दिया। इन्होंने तुलना करी कि जैसा बैक्टीरिया में हो रहा, अगर मैं उसकी तुलना पौधों से करूं तो साफ दिखता है कि ऑक्सीजन वाटर से निकल के आई। ठीक है, अब इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन H2O से प्राप्त होती है इस तरह से। तो दोनों इक्वेशन यहां इन्होंने 12H2O कर दिया और सेम वही इक्वेशन, तो ये जो 6O2 है ये इस तरह से वाटर से निकल का है जैसे इधर से सल्फर निकल गया है। तो अपने तुलनात्मक अध्ययन से इन्होंने ये बताया कि जिस तरह से बैक्टीरिया में यदि हाइड्रोजन डोनर H2S होता है और एलिमेंटल सल्फर अलग हो जाता है, तो पौधों के अंदर ये हाइड्रोजन डोनर H2O होता है और ये ऑक्सीजन वाटर से ही निकल के अलग होती है, तो ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है, ये उन्होंने बताया। हालांकि इनका ये एक तुलनात्मक अध्ययन था, सीधे तौर पर प्रयोग का कोई एक्सपेरिमेंट का एविडेंस नहीं था, इसीलिए लोगों ने इनकी बात थोड़ी कम मानी कि भाई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला। हमें एनसीईआरटी के अंदर इस इक्वेशन को एक जनरल इक्वेशन के रूप में दिखाया गया है कि इसको 6 से भाग लगा दिया सीधे सीधे, और एक बेसिक इक्वेशन दी उन्होंने कि CO2 + 2H2A, इन्होंने क्या कर दिया है H2A हाइड्रोजन डोनर, ठीक है, और इससे CH2O 2A और H2O बनते हैं। कुछ नहीं, वो तो 6 से डिवाइड करके दे दिए। ये इक्वेशन भी दी जाती कई बार। इसमें ये H2A जो है, ये H2A क्या चीज है, ये हाइड्रोजन डोनर है, हाइड्रोजन डोनर है जिसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन डोनर अब बैक्टीरिया के अंदर H2S है तो पौधों के अंदर H2O हो सकता है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है जिसका ऑक्सीकरण होता है, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है अपचयन के लिए। अब अगर ये H2S है तो ये बात हो जाएगी H2O में ही हो जाएगी। तो एक जनरल इक्वेशन के तौर पर भी दिखा दिया जाता है। वॉन लीन ने हालांकि काफी अच्छे तरीके से तुलनात्मक रूप से ये बताया कि जल में उपस्थित ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन गैस के रूप में मुक्त होती है, लेकिन सीधे तौर पर इसका प्रमाण ये नहीं था। लेकिन पहली बार उन्होंने ये जानकारी जरूर दी वॉन लीन ने, तो इनका ये कार्य ध्यान रखेंगे एक तो। अब देखिए इस बात को प्रूव किससे किया गया। आगे आते हैं 3 साइंटिस्ट, रूबिन, कैमन, हैशिक। तो रूबिन, कैमन एटॉल भी लिखते हैं, एटॉल का मतलब है रूबिन, कैमन और उनका पूरा समूह। इन्होंने जो वॉन नील ने कहा इसको प्रूव करके दिखाया। अब इन्होंने क्या किया देखिए, इन्होंने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन का हेवी आइसोटोप लिया गया। अब रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है तो वो वैसे अलग से नजर आ जाएगी, रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्योंकि रेडिएशन मुक्त करते हैं अलग से पहचान में आ जाते हैं। तो इन्होंने अपने प्रयोग में 2 एक्सपेरिमेंट किए। एक बार में इन्होंने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन वाला वाटर लिया और एक प्रयोग में रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन वाला कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ये देखने की कोशिश करी कि रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन वापस कहाँ और किस रूप में प्राप्त हुई, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पहले अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, 6CO2 12H2O और इसके अंदर ये जो H2O ये क्या ले ली, रेडियो एक्टिव। 12H2O और H2O जो है इन्होंने रेडियो एक्टिव ले लिए। अब जब ये फोटोसिंथेसिस किया गया तो उन्होंने देखा कि जो उत्पाद मिले उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में कोई रेडियो एक्टिविटी प्राप्त नहीं हुई, जो वाटर उत्पन्न हुआ उसमें भी कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आई और रेडियो एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किसमें आई, ऑक्सीजन में। अगर हम रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन वाला वाटर लेते हैं तो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन मुक्त होती है, और लेकिन कार्बोहाइड्रेट में, शर्करा में और वाटर में कोई रेडिएशन नहीं आता। इसका मतलब शर्करा में जो ऑक्सीजन है, वाटर में जो ऑक्सीजन है वो कहीं ना कहीं CO2 से आई, क्योंकि CO2 के पास जो ऑक्सीजन थी वो नॉन रेडियो एक्टिव थी और रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन किसके पास थी, वाटर के पास, और इधर हमें रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन मुक्त हुई है। इसका मतलब ये सारी वाटर से आई। बड़ा सीधा प्रमाण, और रेडियो एक्टिविटी से किया गया ये कार्य बिल्कुल कंफर्म है, अब इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इन्होंने उल्टा करके भी दिया कि एक अगली बार उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसको रेडियो एक्टिव बना दिया और वाटर जो है सामान्य ले लिया। तब इन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिविटी शर्करा में मिली है,
जो वाटर बन रहा है उसमें मिली है, लेकिन जो मुक्त ऑक्सीजन हो रही है उसमें नहीं मिली। दोनों चीजें एक ही बात को साबित कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन शर्करा में और वाटर में जा रही है और वाटर की ऑक्सीजन अलग से मुक्त हो रही है ऑक्सीजन। तो ये चीज जो वॉन नील बता रहे थे, इन्होंने इसको रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन से कंफर्म किया। रूबिन एंड कैमन ने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का उपयोग करके सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन वाटर से आती है। इसी वजह से मैं आपको शुरू में जो इक्वेशन बता रहा था डेफिनेशन के टाइम, उसमें मैं कह रहा था कि हम 12H2O लेंगे, इसीलिए इसके बाद ही तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन चेंज हुई। पहले फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखते थे 6CO2 + 6H2O गिव राइज टू C6H12O6 शुगर एंड 6O2। लेकिन अगर ये इक्वेशन लिखते हैं तो वो 6O2 जो है 6H2O से नहीं आ सकती। तब फिर इस इक्वेशन को ये खोज होने के बाद परिवर्तित किया गया कि 6CO2 + 12H2 12H2O लेंगे, तब जाकर के इन 12H2O से 6O2 पूरी अलग निकल आएगी और 6H2 और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहां आकर के कंफर्म होता है कि वास्तव में वाटर से ही ऑक्सीजन निकल के आती है। समझ में आ गई बात? तो एंजलमैन का काम और उसके बाद वॉन नील और रूबेन कैमन का काम इन्होंने अल्टीमेटली कंफर्म किया। वैसे तो वैज्ञानिक और भी कई सारे हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से फोटोसिंथेसिस की कई और चीजें भी खोजी हैं, लेकिन ये मुख्य नाम एनसीईआरटी में दिए हैं। एक दो नाम हम अपने जानकारी के लिए और ध्यान रख लें, ये नाम अभी हमारे आगे आएंगे। एक तो एमर्सन और अर्नोल्ड। एमर्सन अर्नोल्ड ने प्रकाश संश्लेषण के लाइट रिएक्शन में दो पिगमेंट सिस्टम PS1 PS2 की खोज करी। अब ये सब क्या है ये हम अभी आगे बताएंगे जब हम फोटोसिंथेसिस का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ऐसे हिल एंड बेंडल, रॉबिन हिल जो है, रॉबर्ट हिल, इन्होंने क्या किया, स्टीलेरिया पौधे से क्लोरोप्लास्ट निकालकर और पौधे के लाइट रिएक्शन पर मुख्य अध्ययन किया। इसीलिए फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन को कई बार हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत कुछ हिल द्वारा दिया गया और मेल्विन कैल्विन ने डार्क रिएक्शन कैल्विन चक्र की खोज की। इनके बारे में तो अभी आगे जब हम लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां ये नाम फिर से आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखे। बाकी आपको जो शुरुआत से मैंने आपको जो हिस्ट्री बताई है, अगर हम पूरी एक बार समराइज करें तो मैंने शुरुआत की थी स्टीफन हेल्स से। स्टीफन हेल्स को हम क्या कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी का जनक। इन्होंने बहुत शुरुआती बातें बताई कि फोटोसिंथेसिस के लिए वायु भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए। फिर जोसेफ प्रिस्टले का फेमस बेल जार एक्सपेरिमेंट आता है जिसमें उन्होंने बताया कि पौधे अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। इन्होंने ऑक्सीजन की भी खोज करी। ठीक है, प्रिस्टले के बाद में आइंजनहाउस आते हैं जो प्रिस्टले के काम को एक कदम आगे बढ़ाते हैं। आइंजनहाउस कहते हैं कि पौधे ये अशुद्ध वायु को शुद्ध केवल तभी कर पाते हैं जब उन्हें लाइट में रखा जाता है, प्रकाश में, और ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन या ये वायु को जो शुद्ध कर रहे हैं ये भी केवल पौधे के हरे भाग द्वारा ही किया जाता है। ये आइंजनहाउस का कार्य था। आइंजनहाउस के बाद में वॉन सेक्स ने बताया कि फोटोसिंथेसिस का जो उत्पाद है वो ग्लूकोज होता है और स्टार्च के रूप में संचित होता है। साथ में इन्होंने हरित लवकों की उपस्थिति के बारे में भी बताया। ठीक है, इसके बाद में आता है एंजलमैन का कार्य। एंजलमैन ने पौधों का प्रकाश संश्लेषण का सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बताया और क्लेडोफोरा पर उन्होंने प्रिज्म से लाइट स्प्लिट करके क्लेडोफोरा के तंतु पर एक वर्णी प्रकाश डाला और वायवीय जीवाणु से यह पता लगाया कि बैंगनी, नीले और लाल क्षेत्र में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा बनती है। और इस तरह से उन्होंने एक एक्शन स्पेक्ट्रम बताया। आप देखिएगा, हम आगे पढ़ेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम, बिल्कुल इसी तरह का ग्राफ बनेगा उसमें भी। ठीक है, तो एंजलमैन ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य किया ये चीज। इसके साथ साथ में फिर वॉन नील आते हैं। वॉन नील इस बात को प्रमुखता से लेके आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन वाटर से आती है। इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला बैक्टीरिया पर कार्य करके कि बैक्टीरिया जब H2S लेते हैं तो वो सल्फर अलग से मुक्त करते हैं, पौधे H2O लेते हैं तो वो ऑक्सीजन मुक्त करेंगे। इस तरह से तुलना करके बताई। उनकी इस बात को रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का उपयोग करके, O18 का उपयोग करके रूबिन एंड कैमन इस बात को सिद्ध करते हैं कि वास्तव में जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में निकलती है वो कहाँ से आती है, वाटर से आती है। बाकी इसके अलावा जो आपको और जो साइंटिस्ट के नाम बताए वो सब आगे भी आएंगे। तो ये एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट था जो फोटोसिंथेसिस की कुछ मुख्य बातें और जो ये पुराना कार्य अलग अलग बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा जो किया गया, हमने इसमें मुख्यतः वही लिए जो हमें एनसीईआरटी के अंदर इन वैज्ञानिकों के नाम के साथ में थोड़ा सा हिस्टोरिकल अकाउंट दे रखा है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है,
फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस के लिए हम किस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या क्या वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोज करी, थोड़ा पुराना हिस्टोरिकल पार्ट, ये सारी चीज़ें आज हमने इस लेक्चर में देखी। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।